Hey guys, this is Sarthak Jain, currently a student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital। तो आई नो मैं जनरली आपके लिए 5 मिनट फिजिक्स के टॉपिक्स लाता हूँ, लेकिन आज वीडियो हल्की सी लंबी है क्योंकि मैं ना सिर्फ एक टॉपिक बल्कि एक पूरा चैप्टर आपको समझाने वाला हूँ जिसका नाम है डुअल नेचर। तो इससे भी हर साल नीट में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और ये काफी स्कोरिंग टॉपिक है। तो आई होप आप इसको एंड तक देखोगे और सारे पॉइंट समझोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये चैप्टर और एटम्स और आगे आने वाले सारे ही चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही हाईली सेलेक्टेड क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूं। और उसी के साथ उस पीडीएफ के एंड में मैंने डाला है एक वन शॉट समरी, जिसको अगर आप पढ़ो तो आपके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट एक चैप्टर के कवर हो जाएंगे और आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। तो अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो जल्दी से हम डिस्कस करेंगे डुअल नेचर। तो सबसे पहले तो डुअल नेचर क्या है। डुअल नेचर में आता है, एक है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। तो अब इसमें पार्टिकल नेचर का सबसे बड़ा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक मेटल है हमारे पास और हम इस पे एक इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी की लाइट थ्रो करते हैं, जिससे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो जाते हैं और ये गिरते हैं एक एनोड पे। ये जो हम मेटल है इसको हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं कैथोड। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इससे जो करंट जनरेट होता है एनोड और कैथोड के बीच में, इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड ऑफ द मेटल को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो मेटल है, यहाँ पे हमने जो मेटल लिया है इसका ना एक थ्रेशोल्ड है। अगर उस थ्रेशोल्ड के ऊपर इस लाइट की एनर्जी होगी तो ही ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और ये हम कहते हैं म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे म्यू नॉट और थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम कहेंगे एच म्यू नॉट, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। तो बेसिकली अगर हमारी जो ये लाइट है उसकी एनर्जी एच म्यू नॉट से कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और ज्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और अब जो डिफरेंस इन एनर्जी है, मतलब मान लो हमने एच म्यू की लाइट थ्रो करी एंड म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो ये जो एनर्जी हुई दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो यहां से इजेक्ट हुआ है। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे देखो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और कैथोड और एनोड के बीच जाते हैं। ठीक है। तो ये कैथोड पे है नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड पे है पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे करंट फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम एनोड को दे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल तो इसका जो ओवरऑल पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो हम ये कितना डिक्रीज करें जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा जीरो। इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई, नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये जो एनर्जी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर जो हमने लिखा था, तो ये जब हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स होगी, मतलब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं ना उन सबकी वेलोसिटी यहाँ पे सेम नहीं होती है, किसी की थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है हमको उसे स्टॉप करना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ई इंटू ये पोटेंशियल है वी नॉट। तो ये जो पोटेंशियल है ना, इस यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, लेकिन हम जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे एनोड पे उसकी वैल्यू होगी वोल्ट्स में। तो मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा
2 वोल्ट्स। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा 3 वोल्ट्स। अब हम जल्दी से देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि हम लोग जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव कर रहे हैं तो एट वन पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रहा है। सो दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात आपको समझ में आ गई, यही मैंने एक्सप्लेन करी थी। दूसरा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अब क्या होता है, जो मेटल है इस पे हम एक इंटेंसिटी की लाइट थ्रो कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे आई, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी कांस्टेंट है। तो अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जहां तक ये लाइट रीच नहीं कर पाती है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन एक बार में इजेक्ट नहीं होते हैं। तो अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज होंगे, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब उसका ये कंपैरिजन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इंटेंसिटी से लाइट थ्रो कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका इक्वल है। लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है और थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स और रिजेक्ट हो रहे हैं तो जो फोटो करंट है ना वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब I3 में सबसे ज्यादा है तो I3 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद I2, उसके बाद I1, यही यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका नेगेटिव जो वैल्यू है उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू में बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ना वो सारे कांस्टेंट रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सैचुरेशन करंट सबका सेम है। ये बात भी समझ में आ गई। तो ये 4 मेन इफेक्ट्स होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन। अब वेव नेचर पे आ जाते हैं। वेव नेचर में आता है मेन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इसमें बेसिकली एनर्जी क्या है, एनर्जी इज mc स्क्वायर, और हमने उसको ये भी देखा कि एनर्जी कैन बी रिटन एज h म्यू, और हमको ये भी पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो mc स्क्वायर विल बी इक्वल टू h इंटू सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया, ये हम c और c को कैंसिल कर देते हैं, लैम्डा बिकम्स h बाई mc। तो अब यहाँ पे ये जो वेवलेंथ बनी है ना इसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई एक फोटोन पार्टिकल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ले रखी है। अगर हम कोई भी रैंडम पार्टिकल या ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसके लिए हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे h बाई एम इंटू वी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना रिलेशंस की आते हैं कि हम इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब ये h बाई लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी है। अब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंटू मास क्या होता है, मोमेंटम, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं h बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब अगर ये काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी को वी क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया h बाई रूट 2m वी क्यू। पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज इज एनर्जी, और वो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक फॉर्म हो गया। अगर हम इसको थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म से देखते हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो हम उसमें लिखते हैं 3/2 k इंटू टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम वापस इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, h बाई रूट 2m इंटू 3/2 k t। तो
h बाई √3m k t। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है डायरेक्ट, ये रिलेशन, सिर्फ ये रिलेशन एक क्वेश्चन भी है पहले का। और यहाँ पे k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको पता होगा। तो बेसिकली यही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं डुअल नेचर में, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, पर उसके सिर्फ बेसिक्स दे रखे हैं, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप अगर इतना समझ ले अच्छे से यहाँ पे जो सिर्फ इस एक पेज पे लिखा हुआ है, तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर है और आप इसमें वापस कोई भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। थैंक यू।